हाउ टू प्रोटेक्ट माई मेल लीड। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम देखते हैं हमें एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है। उस महल के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं जिसमें एक आदमी था। वो इस लेडी से कहता है इरिस। इरिस एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। उसके बाल पर्पल कलर के होते हैं। वो नीचे सर करके उस आदमी की बात सुनती है। वो आदमी कहता है तुम एक लड़की हो जिसकी कल शादी होने वाली है, तो तुम यहाँ ट्रेनिंग हॉल के बाहर क्या कर रही हो। इरिस कहती है मेरे प्यारे भाई, वो लोगों ने मुझे परेशान किया, बस इसीलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया है। उसका भाई कहता है हमारे घर के लोग ये सब नहीं करते, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। ये सुनकर इरिस को अच्छा नहीं लगता। इरिस का भाई उन आदमियों से माफी मांगता है और कहता है मेरी बहन बहुत बदतमीज है। वो आदमी कहते हैं कोई बात नहीं। इरिस को याद आता है वो अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी पीछे से दो लोग कहते हैं इरिस तो बहुत जिद्दी है, ये तलवारबाजी क्यों सीख रही है जब इसे ये कुछ काम नहीं आने वाला और उसकी शादी हो जाएगी। दूसरा आदमी इरिस के बारे में कुछ बुरा कहता है तो इरिस ये सुन लेती है और फिर उन आदमियों को जाकर मारती है। अब इरिस का भाई उससे कहता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों से घर वालों को शर्म आती है। अगर तुम्हें अपनी घटिया स्किल्स इतनी ही दिखानी है तो अपनी तलवार मेरे सामने चलाओ अभी इसी वक्त। अगर नहीं कर सकती तो क्या तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ कमजोरों के सामने अपनी ताकत दिखाती हैं। ये कहकर इरिस का भाई उसके सामने तलवार रखता है। इरिस मन में सोचती है क्या अब इस बात को बढ़ाने का कोई मतलब है, मुझे माफी ही मांग लेना चाहिए। मैं हमेशा की तरह चुप हो जाती हूँ और अपनी भाई की इज्जत को बढ़ावा देती हूँ। इरिस माफी मांगने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक आवाज आती है क्या तुम उसके परिवार में से नहीं हो। अगर दूसरे लोगों ने ये देख लिया तो वो सोचेंगे तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज नहीं हो और एक अजनबी हो। इरिस उस आदमी की तरफ देखती है और बहुत हैरान हो जाती है। इरिस का भाई कहता है क्या तुम यहाँ नए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, अपना नाम बताओ। वो मन में सोचता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, मगर ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वो आदमी कहता है मुझे नहीं बताना। तो इरिस के भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है तो दूसरा आदमी कहता है सही किया, वैसे भी मुझे बहुत बोर हो रहा था। और वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है और वो मुझे शानदार टेक्निक भी सीखना है तुमसे। इरिस बस उसे देख ही रही थी। उसे याद आता है ये तो कैड्रिक है और वो बहुत दंग रह जाती है। कैड्रिक लियोनथिम जो कि एक बहुत बड़ा जीनियस था, उसे याद आता है उसने इस नॉवेल के बारे में पढ़ा हुआ है। अचानक से इरिस एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। उसके सामने एक नॉवेल रखी होती है। उसे समझ नहीं आता वो कहाँ आ चुकी है। इरिस वो नॉवेल पढ़ती है। उसमें कैड्रिक के बारे में लिखा होता है। यहाँ कैड्रिक और इरिस के भाई के बीच लड़ाई हो जाती है। कैड्रिक कहता है मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि ऑर्किड वैलेंटाइन एक बहुत जीनियस आदमी है, मगर अब समझ आ गया वो अफवाह बस एक बकवास थी। इरिस समझ जाती है कि वो एक नॉवेल में आ चुकी है। कैड्रिक इरिस की तरफ बढ़ता है। वो इरिस को ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। इरिस सोचती है ये आदमी जो मेरे सामने खड़ा है ये होली स्वॉर्ड का मास्टर बन जाएगा और इसे क्राउन भी मिल जाएगा। ये इस नॉवेल का मेल लीड है। मगर इरिस को इसकी एंडिंग पता होती है। एंड में कैड्रिक गिरा होता है। इरिस उसके सामने होती है। वो बहुत रो रही थी। कैड्रिक उससे कहता है रो मत। इरिस कहती है ये स्टोरी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, इसकी लाइंस ऐसे नहीं थी। कैड्रिक कहता है मुझे और किसी चीज की फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। ये कहते साथ कैड्रिक की मौत हो जाती है और इरिस बहुत रोती है। कैड्रिक और इरिस की शादी हो चुकी थी। वो कैड्रिक को आवाज देती है मगर वो नहीं उठता। इरिस सोचती है नॉवेल में तो ये स्टोरी इस तरह से खत्म नहीं हुई थी। तुम्हें तो एम्परर बनना था, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन चुके थे। तभी पीछे से ऑर्किड कहता है तुम दुखी मत हो इरिस, हम तुम्हारे लिए जल्द ही दूसरा हस्बैंड ढूंढ लेंगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है
मगर इरिस बहुत सैड होती है। जो इरिस से ये सब कहता है वो वैलेंटाइन हाउस का बड़ा बेटा होता है, ऑर्किड वैलेंटाइन। वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है ये एक गद्दार था जिसने हमें धोखा दिया था। ये वैलेंटाइन हाउस का हेड होता है, कैड्रिक वैलेंटाइन। उसके बाजू खड़ी लड़की कहती है और कितनी देर तक तुम रोना धोना करोगे इरिस, मुझे ठंड लग रही है। ये वैलेंटाइन हाउस की दूसरी बेटी है, लिलियान वैलेंटाइन। इरिस कहती है ये मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे निकाल दिया और मेल लीड का मर्डर भी कर दिया। इरिस को याद आता है कैड्रिक ने उससे कहा था तुम अपने आप से प्यार नहीं करती, पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैड्रिक ने इरिस को उसके फैमिली से बचाने की बहुत कोशिश की थी और इरिस को लगता है उसे बचाने के चक्कर में कैड्रिक की मौत हो गई। मगर अचानक से इरिस को याद आता है वो तलवार के जरिए शायद ये एंडिंग बदल सकती है। इरिस वहाँ से भागती है। इरिस के भाई बहन उसे आवाज देते हैं। इरिस कहती है वो तलवार मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती है। इरिस वो तलवार को उठा लेती है और कहती है अगर इस वर्ल्ड में कोई भी गॉड है जो मुझे सुन रहा है तो वो मेरी विश पूरी करे, हमें टाइम में वापस पीछे भेज दे और मुझे मेल लीड की किस्मत को बचाने का मौका दे। तभी अचानक से एक रोशनी निकलती है। इरिस के फादर कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मगर इरिस वो तलवार से अपने आप को मार लेती है और जमीन पर गिर जाती है। वो कैड्रिक को कहती है मुझे माफ कर दो और कैड्रिक और इरिस दोनों की वहीं मौत हो जाती है। उस नॉवेल के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और वो नॉवेल बंद हो जाती है। वो तलवार नॉवेल के पास आ जाती है और पन्ने पलट के वापस पहले आ जाते हैं और उस तलवार ने इरिस को एक मौका दे दिया था कि वो अपने मेल लीड को बचा सकती है और उसकी किस्मत बदल सकती है। अचानक से इरिस की आंखें खुलती है। इरिस अपने आप को बिस्तर में पाती है। इरिस बहुत डर चुकी थी। ब्लैंकेट के अंदर इरिस के हाथों में वो तलवार होती है। इरिस सोचती है ये तलवार मेरे पास क्या कर रही है। उसे याद आता है मैंने तलवार से विश मांगी थी और किस्मत बदलने का मौका मांगा था और मैं टाइम में वापस आ गई हूँ, पर मैं कहाँ हूँ। वो अपने चारों तरफ देखती है। उसे याद आता है जो वैलेंटाइन हाउस में उसका कमरा था वो उसमें है। इरिस कहती है मगर ये कमरा तो मेरी शादी के बाद बंद कर दिया गया था। वो तलवार की तरफ देखते हुए सोचती है ऐसा लगता है मैं टाइम में वापस आ चुकी हूँ और उस वक्त मैं पहुँच गई हूँ जब मेरी कैड्रिक के साथ शादी नहीं हुई थी। तभी वो अपने हाथों को देखती है, उसकी शादी की रिंग भी गायब थी। इरिस सोचती है क्या ये वाकई सच है? क्या सच में इस तलवार ने मेरी वो विश को पूरी कर दिया है? उसे याद आता है ये तलवार एम्परर को दी गई थी और एम्परर को गॉड के मैसेंजर के तौर पर घोषित कर दिया गया था और ये तलवार एम्परर के लिए बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तलवार से उन्हें जाना जाता था कि वो एक सच्चे एम्परर हैं और ये तलवार उन्हीं लोगों की विश पूरी करती थी जो इस विश के हकदार होते थे। मगर मैं तो एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसका नॉवेल में कभी भी मेंशन नहीं किया गया था। एम्परर के ऑर्डर के वजह से उसने वैलेंटाइन हाउस की एक लेडी से शादी कर ली थी और वो थी इरिस। नॉवेल में तो इरिस का नाम भी नहीं बताया गया था, उसे बस वैलेंटाइन हाउस की एक दुल्हन कहा गया था। जब उसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था तो इस तलवार ने उसकी विश क्यों पूरी की? इरिस यही सब सोच रही होती है। उसे लगता है क्या ये एक पनिशमेंट है या फिर मेरे लिए एक लास्ट चांस है जो मुझे दिया गया है। इरिस बैठ जाती है। वो सोचती है मुझे स्टोरी की ओरिजिनल एंडिंग को वापस लाना होगा। उसने तलवार को अपने पास ही रखा होता है। वो कहती है मुझे कैड्रिक को जिंदा रखना होगा और वो एम्परर बनना चाहिए जैसे नॉवेल में लिखा हुआ था। इरिस अपने कमरे में चलते हुए सोचती है मगर चीजें खराब कहाँ से होना शुरू हुई थी। वो उस तलवार को रख देती है और सोचती है जिस वक्त ये तलवार आई थी चीजें तब से ही बिगड़ने लगी थी। नॉवेल में कैड्रिक को ये तलवार दी गई थी और वो एम्परर बन चुका था। जो नकली एम्परर था वो इस होली तलवार को लेने के काबिल नहीं था, मगर पता नहीं कुछ रीजन की वजह से ये तलवार पहले ही आ गई। नॉवेल में जब लिखा था उसके बहुत वक्त पहले, और ये तलवार लंबी नहीं है, ये तो बहुत छोटी है नॉवेल की तलवार के हिसाब से।
एक खंजर की तरह। जो एम्परर थे उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी कि कैड्रिक एक सच्चा एम्परर है और उन्होंने इस होली तलवार के प्रकट होने को एक हादसा बता दिया। इरिस उस तलवार को अपने हाथ में लेती है। वो सोचती है जो हो चुका है अगर मुझे उसे रोकना है तो इस तलवार को एक लंबी तलवार बनना होगा और तब से मैं चीजें बदलना शुरू कर सकती हूँ। मुझे ढूंढना होगा कि मैं इस खंजर को वापस से एक लेजेंडरी तलवार में कैसे बदल सकती हूँ और मैं इस बार कैड्रिक को बचा लूंगी। फिर इरिस सोचती है मगर मैं इस तलवार को कहाँ छुपाऊं? वो जगह ढूंढ रही होती है। वो सोचती है मैं इस तलवार को मेरे पैरों में छुपा लेती हूँ और किसी चीज से उसे बांध लूंगी। पर तभी अचानक वो तलवार छोटी होकर एक हीरे में बदल जाती है जो इरिस के हाथ में आ जाता है। इरिस सोचती है ये तलवार एक ज्वेलरी में बदल गई। क्या इस तलवार ने मेरा दिमाग पढ़ लिया और ये अपने आप बदल गई? इस तलवार में तो बहुत पावर्स हैं, मगर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने नॉवेल में पढ़ी हूँ। वो नॉवेल देखती है और कहती है मैं सही थी। मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस तलवार के बारे में, मगर कैड्रिक को इस तलवार के बारे में कैसे पता लगा होगा? तभी उसे याद आता है वो लाइब्रेरी जो कि सीक्रेट है और पैलेस में है। वहाँ पर 2 बुक्स थी जिनमें ये होली तलवार के बारे में इंफॉर्मेशन है। इरिस उस हीरे को निकालकर एक चेन में रख लेती है और उसे अपने गले में पहन लेती है और कहती है चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि ये तलवार एक हीरा बन गई और मैं इसे अपने पास आराम से रख सकती हूँ। अब बस मुझे उस खुफिया लाइब्रेरी में जाने का तरीका ढूंढना होगा, मगर उस लिए मुझे अपनी फैमिली की रिंग लगेगी जिसके जरिए मैं उस खुफिया लाइब्रेरी में जा सकती हूँ, मगर मेरे फादर और मेरा भाई मुझे कभी भी वो नहीं देंगे। इरिस सोचती है क्या कोई और तरीका है वहाँ जाने का। तभी अचानक किसी के आने की आवाज आती है। वो लिलियान होती है। लिलियान इरिस को आवाज देती है। लिलियान वैलेंटाइन फैमिली की दूसरी बेटी थी। लिलियान कहती है तुम अब तक यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? इरिस उसे देखती है और कुछ सोचकर स्माइल करती है। इरिस मन में कहती है तो ये मेरी मदद करेगी वहाँ जाने के लिए। लिलियान कहती है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए एक चीज करो। लिली उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है तो इरिस कहती है रुको, पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। हमें वैलेंटाइन हाउस दिखाया जाता है जो इस राज्य का बहुत इज्जतदार घराना होता है और यहाँ के लोग बहुत इज्जतदार होते हैं। यहाँ के लोगों की कोई ना कोई खासियत होती है, जैसे कि कैड्रिक वैलेंटाइन जो वैलेंटाइन हाउस के हेड हैं। वो तलवारबाजी में बहुत माहिर है। उसके बाद आता है ऑर्किड वैलेंटाइन जो वैलेंटाइन हाउस का बड़ा बेटा है, जो कि एक जीनियस था जिसे तलवार की एनर्जी 6 साल की उम्र से ही समझ में आ गई थी। उसके बाद थी लिलियान वैलेंटाइन, वो भी तलवारबाजी में बहुत माहिर थी और इस राज्य की एक बहुत प्यारी लड़की थी। इन सब के बीच एक और लड़की थी इस फैमिली में जिसके पास कुछ नहीं था, जो तलवार चलाना या फिर उसकी एनर्जी को सीखना उसे बिल्कुल नहीं आता था। वो थी इरिस वैलेंटाइन, घर की बड़ी बेटी। घर के सभी लोग इरिस से कहते थे हमें तुम जैसी लड़की इस घर में नहीं चाहिए जिसका कोई काम नहीं है और जिसे कुछ नहीं आता। तुम हमारे घर के लिए एक शर्मनाक चीज हो। इरिस की आंखें और बाल घर के बाकी लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते थे और इरिस की तलवार बहुत कमजोर थी और उसके अंदर कोई एनर्जी भी नहीं थी। इरिस के अंदर सारी चीजें एक कमजोर लड़की की निशानी थी, मगर लिली इरिस की तरह नहीं थी। वो बिल्कुल अपनी मॉम पर गई थी। बस इसी वजह से उसे अपने मॉम का बिजनेस लेने का मौका मिल गया था। उसने अपने बड़े भाई ऑर्किड से ये मांगा था कि मुझे अपनी मॉम का बिजनेस चलाना है और ऑर्किड ने उसे ये दे भी दिया था। और जब काम उसे बहुत ज्यादा हो जाता था तो लिली सब कुछ इरिस पर छोड़ देती थी। तो फैमिली रिंग लिली के थ्रू हासिल करना इरिस के लिए बहुत ज्यादा आसान था और लिली को तो फैमिली रिंग मिलती ही रहती थी। जब इरिस 19 साल की थी और उसकी शादी नहीं हुई थी तो लिली एक परेशानी में पड़ जाती है और ये सारी बात इरिस को पता चल चुकी थी। कुछ देर बाद ऑर्किड अपने कमरे में बैठा होता है। कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। ऑर्किड कहता है अंदर आ जाओ। वो देखता है वहाँ लिली है।
ऑर्किड मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुमने अपने प्यारे भाई को मिस किया? यहाँ आ जाओ, वहाँ खड़े खड़े तुम्हारे पैर दर्द हो जाएंगे। लिली कहती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। तभी पीछे वो इरिस को देखता है। इरिस को देखते साथ ऑर्किड की शक्ल बन जाती है। लिली जाकर चेयर पर बैठ जाती है। इरिस आकर ऑर्किड को हेलो कहती है। ऑर्किड कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? इरिस कहती है, मुझे फैमिली रिंग चाहिए। ऑर्किड कहता है, क्या? मैं तो सोच ही रहा था अब तुम क्या मांगने आई हो। तुम्हें ये चीज पहले से मालूम होना चाहिए इरिस। फैमिली रिंग ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल सकती। इरिस मन में सोचती है, किसी को भी। वो लिली की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है लिली? लिली कहती है, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? इरिस कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए ना, वरना तुम जेल में भी जा सकती हो। ये सुनते साथ लिली बहुत डर जाती है। वो कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? वो इरिस के पास आती है और कहती है, जेल? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं एक क्रिमिनल हूँ? ऑर्किड गुस्से से कहता है, इरिस, तुम लिली पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? इरिस कहती है, ऑर्किड, तुम्हें फैमिली का खाता देखना चाहिए। तुम्हें वहाँ पैसों में बहुत कमी दिखेगी, जो कि कुछ हफ्ते पहले तक नहीं थी। ऑर्किड कहता है, फैमिली खाता तो लिली देखती है, क्या तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो कि उसने कुछ गलत किया है? इरिस कहती है, तुमने उस ब्रोकर के बारे में तो सुना ही होगा ना, जिसे कुछ वक्त पहले इलीगल टैक्स की वजह से पैलेस के लोगों ने पकड़ लिया था। ऑर्किड सोचता है, ये उस इंसिडेंट के बारे में अब क्यों निकाल रही है। ये सुनते साथ लिली बहुत डर जाती है। इरिस कहती है, क्या तुम्हें पता है वो ब्रोकर किसके पास से ज्यादा ट्रेड्स करता है? ये सुनते साथ तो लिली के पैरों तले जमीन ही खसक गई थी। इरिस कहती है, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहती हो लिली? लिली बहुत खामोश हो जाती है। वो कहती है, मुझे वाकई नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो इरिस। तुम इतनी अजीब हरकत क्यों कर रही हो? ऑर्किड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, क्या तुम अपनी ही बहन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो इरिस? तभी इरिस कहती है, इंस्पेक्टर जल्द ही हमारे महल में आ जाएंगे। ये सुनते साथ दोनों बहुत डर जाते हैं। इरिस कहती है, क्योंकि इस केस में टीयर्स ऑफ द सन भी इन्वॉल्व है। ऑर्किड बहुत दंग रह जाता है। टीयर्स ऑफ द सन एक खजाना होता है जो एम्परल पैलेस में रहा करता था, मगर कुछ वक्त से वो गायब हो चुका है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। पर फिर कुछ वक्त बाद अचानक वो एक ऑक्शन में दिखाई दिया और लिली ने इलीगली उस ट्रेजर को खरीद लिया और उसने फैमिली रिंग का इस्तेमाल किया है इसे खरीदने में। लिली कहती है, तुम्हें ये कैसे पता? वो ऑर्किड को कहती है, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हुआ था। इरिस कहती है, बाद में लिली को डर लगने लगा कहीं फैमिली कर्ज में ना आ जाए, तो इसलिए वो ब्रोकर के पास गई। लिली कहती है, मुझे लगा था वो बस एक आम सी ज्वेलरी है, मैंने सोची नहीं थी वो टीयर्स ऑफ द सन था। ऑर्किड ये सारी बातें सुनने के बाद इरिस के तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, तो तुम क्या कर रही थी? तुमने लिली का ध्यान क्यों नहीं रखा? इरिस कहती है, क्या तुम्हें अभी ये सब जानने के बाद भी मुझ पर चिल्लाना सबसे सही चीज लग रही है? लिलियान एक इलीगल ऑक्शन में गई थी और उसने वहां से ये ट्रेजर खरीदा और फिर उसने फैमिली रिंग भी यूज की ये खरीदने के लिए और फिर उसके बाद वो एक इलीगल ब्रोकर से मिली और उसने ये सब सॉर्ट कर लिया। कुछ देर बाद पता चला वो ब्रोकर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था, तो इस हिसाब से लिली भी जल्द ही अरेस्ट हो जाएगी और उसे भी जेल हो जाएगी। ये सुनते साथ लिली बहुत घबरा जाती है। वो तुरंत ऑर्किड के पास जाती है। वो ऑर्किड का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम मुझे बचा लोगे ना? मुझे जेल नहीं जाना। ऑर्किड कहता है, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। इरिस कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा मैं कितने वक्त से ये काम कर रही हूँ। ऑर्किड सोचता है। इरिस कहती है, मुझे फैमिली रिंग दे दो और मैं पैलेस जाकर ये सब चीजें सॉर्ट कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो मेरे प्यारे भाई, सब ठीक हो जाएगा। ऑर्किड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर वो खुद भी फंसना नहीं चाहता था, तो वो ड्रॉवर में से रिंग निकालता है और इरिस से कहता है, अच्छा होगा अगर तुम समझदारी से इसका इस्तेमाल करोगी तो मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। वो रिंग इरिस को दे देता है और इरिस से कहता है, तुम हमेशा फैमिली के ऊपर बोझ नहीं बनी रह सकती और खैर तुमने तो कभी कोई चीज सही से की ही नहीं है। आगे से लिली से अच्छा बर्ताव करना। इरिस वो रिंग ले लेती है
और मन में कहती है ये तुम्हें अपने आप से कहना चाहिए। वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो सीक्रेट लाइब्रेरी पहुँचती है। वहाँ रिंग देकर गार्ड्स उसे कुछ नहीं कहते और ना ही कुछ पूछते हैं। इरिस अंदर आ जाती है। वहाँ बहुत सारी बुक्स होती है। उसे याद आता है तलवार के बारे में लिखी गई 2 बुक साथ में ही रखी हुई थी। तभी वो पीछे पलटती है और देखती है वहाँ कैड्रिक खड़ा हुआ है। कैड्रिक के हाथ में होली तलवार की बुक होती है। इरिस उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। कैड्रिक उसे देखता है। इरिस मन में कहती है मैंने सोची थी मैं तुमसे नहीं मिलूंगी कैड्रिक, और वो दुखी हो जाती है। कैड्रिक उसकी तरफ देखता है। इरिस मन में कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मगर मैं तुमसे वापस मिलना नहीं चाहती थी। वो उदास हो जाती है और सोचती है क्योंकि मैं वो चीजें वापस रिपीट नहीं करना चाहती थी जो हो चुकी है। इरिस का कहने का मतलब कैड्रिक की मौत होती है। तभी अचानक कैड्रिक इरिस की तरफ बुक्स करते हुए कहता है ये लो। इरिस वो बुक्स देखती है। कैड्रिक उसके पास आता है। वो कहता है ऐसा लगता है तुम्हें ये बुक चाहिए। इरिस वो ले लेती है और कैड्रिक से शुक्रिया कहती है। वो अपना सर झुकाती है और मन में कहती है लगता है मैं अब यहाँ रो दूंगी। मैं इसे और नहीं देख पा रही हूँ। मुझे कहीं और जाना होगा, जल्द ही यहाँ से जाना होगा मुझे। इरिस धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी अचानक कैड्रिक कहता है रुको, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? इरिस रुक जाती है। वो हैरान थी। वो कहती है क्या कहा तुमने? कैड्रिक कहता है तुम्हारा नाम। इरिस उसकी आंखों में देखती है और सोचती है कि इसे लग रहा है ये परेशानी में पड़ जाएगा क्योंकि ये अपनी आंखें घुमा रहा है। पहले मुझे पता नहीं था कि ये कैड्रिक की आदत है। जब भी उसे लगता था कि वो परेशानी में पड़ेगा तो वो अपनी आंखें घुमाता था। कैड्रिक कहता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? इरिस कहती है मुझे माफ करना। वो मन में कहती है तुम्हें मेरे साथ और इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। भले ही मेरी शादी कैड्रिक से हो चुकी थी स्टोरी में, मगर अब मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी और यही अच्छा होगा कि हम दोनों की शादी ही ना हो, तो कैड्रिक की मौत भी नहीं होगी। तुम्हारा प्यार बहुत खास है मुझ जैसे किसी इंसान पर लुटाने के लिए। तुम्हें अपना रास्ता फॉलो करना चाहिए और जैसा स्टोरी में लिखा था वैसे ही तुम्हें बड़ा बनना चाहिए। कैड्रिक कहता है मेरा नाम कैड्रिक है। इरिस कहती है कैड्रिक और बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो मन में नाम लेना चाहती थी और गलती से वो जोरों से ले लेती है। इरिस कहती है ये तो बहुत प्यारा नाम है कैड्रिक, अगर हम दोबारा वापस मिलते हैं तो मैं तुम्हें जरूर अपना नाम बताऊंगी, अगर हम मिलेंगे तो। ये कहकर इरिस वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है ये जरूर उसके बाद होना चाहिए, जब तुम परफेक्ट एंडिंग तक पहुँच जाओगे तब हम मिलना चाहिए। इरिस कैड्रिक की तरफ देखती है और बहुत उदास हो जाती है। उसके हाथ में दोनों बुक्स होती हैं जो तलवार से रिलेटेड थी और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ कैड्रिक सोचता है मेरे साथ क्या हो गया है, ये मैंने अचानक से क्या कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। इरिस उसे छुपकर देख रही थी। वो मन में कहती है मुझे लगा नहीं था कैड्रिक आज यहाँ होगा, मैं बस उसके सामने रोने ही वाली थी, मगर मेरे पास अब ये सब के लिए टाइम नहीं है अपने इमोशंस जाया करने के। मुझे फोकस करना होगा और तलवार के बारे में और जानना होगा। इरिस वो बुक निकालती है जिसका नाम होता है द होली तलवार। वो सोचती है मुझे जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इरिस वो बुक खोलती है। उसमें लिखा होता है उस चाबी को ढूंढो जिससे सब शुरू हुआ था। इरिस सोचती है वो चाबी और बाकी सारे पन्ने खाली होते हैं। ये देखकर इरिस बहुत हैरान थी क्योंकि जब कैड्रिक ये बुक पढ़ रहा था तो बुक के सारे पन्नों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था।
इरिस सोचती है क्या ये बुक के पेजेस उसे ही दिखाई देते हैं जो तलवार का असली मास्टर है। इरिस सोचती है मैं दूसरी बुक के पेजेस पढ़ लूंगी, मगर उस बुक में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तलवार से रिलेटेड कि तलवार अचानक से बदल क्यों गई और एक हीरे का शेप क्यों ले लिया उसने। इरिस सोचती है मुझे वापस से देखना चाहिए, कहीं इससे मुझे कुछ पता चल जाए। तभी अचानक इरिस को पीछे से कोई आवाज आती है। वो छुप जाती है और देखती है दो आदमी वहाँ हैं। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। इरिस सोचती है ये क्या चल रहा है। इरिस देखती है क्या ये दोनों बुक्स यहाँ से वहाँ रख रहे हैं, मगर ये दोनों तो लाइब्रेरियन नहीं लग रहे। फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक आदमी अपने पार्टनर से कहता है तुम्हारी आवाज बहुत जोर से आ रही है तो धीरे कहो। इरिस उन्हें देखकर सोचती है कि ये दोनों बुक के कोई कैरेक्टर हैं जो बुक में लिखे गए थे। बुक में लिखा था कि बैरनलैंड के जो लोग थे वो कैड्रिक से बहुत मोहब्बत करते थे, जितना इरिस ने सोचा नहीं होता उससे कहीं ज्यादा। इरिस सोचने लगती है जब वो लैंड के लोग कैड्रिक से इतनी मोहब्बत करते थे तो वो लैंड धीरे धीरे गरीब क्यों होते गई, और फिर उसके बाद भी लोग क्या कैड्रिक से उतनी ही मोहब्बत करते थे। कैड्रिक भी अपने एक आदमी से यही कहता है तो वो आदमी उससे कहता है मैं आपके लिए जवाब ढूंढ कर लाता हूँ, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए मैजेस्टी। इरिस को उस आदमी की शक्ल याद होती है। इरिस कहती है तो ये एम्परर का ही आदमी था। एक इवेंट हुआ था जिसमें नॉर्थ के लोगों ने लैंड की इकोनॉमी को लेकर सब कुछ झूठ कहा था और उसके बाद से सब कुछ खराब होने लगा, जो पैसों का नाम था काउंटरफिट मनी। इरिस सोचती है अगर मैं उस बारे में कुछ ना भी करूं तो एक दिन कैड्रिक सब कुछ सॉल्व कर ही लेगा अपने आप से, पर अगर मैंने ये कर दी तो किसी को भी चोट नहीं लगेगी और कंट्री में कुछ खराब होगा ही नहीं। इरिस कहती है सही कहा, तो मैं कोशिश करूंगी ये सब रोकने की। वो दोनों आदमी अपना काम करके वहां से जा चुके थे। उनके जाने के बाद इरिस बाहर निकलती है और सोचने लगती है वो दोनों ने कौन से पोजीशन में बुक्स रखी थी। इरिस उन बुक्स की तरफ जाती है और सोचती है कि वो दोनों बातें करते हुए इसी इलाके में कुछ कर रहे थे, तो जरूर जवाब मुझे यहीं मिलेगा। इरिस सोचती है मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे याद आता है वो दोनों के हाथों में बुक्स थी। एक बुक का कलर ग्रीन था जो उन्होंने सबसे पहले हटाई थी और उसके ऊपर गोल्डन कलर की लाइंस थी। इरिस को वो बुक मिल जाती है। दूसरी बुक का कलर रेड था जिसके ऊपर येलो कलर की लाइन थी। इरिस को वो भी बुक मिल जाती है। एक एक करके इरिस सारी बुक्स नीचे उतारती है और उन्हें लाइन से रखती है। इरिस कहती है वो लोगों ने बुक्स को ओपन नहीं किया था, तो क्या वो लोग बस बुक्स के टाइटल के जरिए कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये कम्युनिकेशन कोड है? इरिस वो पढ़ती है। बुक के टाइटल पर लिखा होता है काउंटरफिट पैसों की तैयारी शुरू हो चुकी है और उसका लोकेशन है बैंक की तिजोरी। ये पढ़कर इरिस सोचती है मुझे लगा ही था कि ये दोनों भी उस पैसों में मिले हुए हैं और ऐसा ही हुआ। वो पैसे बैंक के वॉल्ट में है, मगर यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंक है जो कि एम्परल बैंक है। तो क्या ऐसा हो सकता है जो इस वक्त का एम्परर है वो भी उन्हें चुपके से सपोर्ट कर रहा है? मगर मुझे शुक्रिया लिली का करना चाहिए। मेरे पास तो बहुत वक्त है बैंक जाने और आने का और मैं इस सवाल का जवाब भी निकाल सकती हूँ बिना किसी के शक में आए। मैं वहाँ खुद जाऊंगी और देखूंगी। अब कुछ देर बाद इरिस बैंक पहुंच जाती है तो वहाँ के गार्ड्स इरिस का वेलकम करते हैं। कोई इरिस से कुछ नहीं कहता। एक लेडी कहती है अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो डोर पर नॉक कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। इरिस वॉल्ट के अंदर चली जाती है और ढूंढने लगती है कि यहाँ पर कौन सी तिजोरी है जिसमें वो पैसे छुपे हुए हैं। वो यहीं कहीं होनी चाहिए। वो लोग फैमिली तिजोरी तो यूज नहीं करेंगे इस काम के लिए, और ऐसी तिजोरी जिस पर सबसे ज्यादा शक किया जा सकता है वो लोग पैसे उसमें भी नहीं रखेंगे। ऐसी कोई तिजोरी जो हाल ही में बनाई गई है और यूज की गई है, तो अब बचा क्या? इरिस एक तिजोरी के सामने आती है और कहती है मैंने ढूंढ ली। एक ऐसी तिजोरी
जो सबसे ज्यादा सुरक्षित दिखती हो, जो बस एक आम दीवार की तरह हो और वो एक मैजिक से खुलती हो। इरिस उस दीवार के सामने होती है, वो उस दीवार को छूती है। तभी उसके गले में जो लॉकेट है, उसके हीरे में से एक रोशनी निकलती है और उस हीरे की रोशनी की वजह से वो दीवार गायब हो जाती है और उसके सामने एक दरवाजा आ जाता है। इरिस सोच में पड़ जाती है कि ये अचानक से क्या हो गया और यहाँ पर ये दरवाजा कहाँ से आ गया। इरिस वो दरवाजा खोलती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब इस हीरे की वजह से हुआ है। इरिस उस तिजोरी के अंदर जाती है और सोचती है जैसे कि इस तलवार ने इस तिजोरी का गेट खोल दिया तो जरूर यही गेट होगा। इरिस बहुत धीरे धीरे अंदर जा रही थी। अंदर जाते साथ उसे वहाँ बहुत सारे पैसे और बिल्स नजर आते हैं, जो देखकर इरिस हैरान हो जाती है। उसे याद आता है पहले कैड्रिक को पता चला था कि ये जो पैसे हैं अगर उन पर खून लग जाए तो ये कलर बदल देते हैं। कैड्रिक को पता लग गया था कि ये ही सारे वो पैसे हैं। तो इरिस अपने लॉकेट में से वो तलवार निकालती है। वो उससे अपना हाथ काट लेती है। वो कहती है मैं पहले खुद इसे इस्तेमाल करके टेस्ट करूंगी। वो अपना खून उन पैसों पर गिराती है और वो पैसों का कलर बदल जाता है। इरिस का शक सच्चाई में बदलता है और उसे पता चल जाता है कि यही वो पैसे हैं। इरिस सोचती है ये सब किसी काम के नहीं हैं, तो मुझे ये सब को डिस्ट्रॉय कर देना होगा। सबसे पहले मुझे इस कॉपर प्लेट को डिस्ट्रॉय करना होगा जिसकी वजह से ये सारे पैसे प्रिंट हुए हैं। ऐसा करने से इस बार किसी को भी चोट नहीं पहुंचेगी। इरिस उस बक्से की तरफ पहुंचती है जो बीच में रखा हुआ था। वो उस बक्से को खोलती है तो उसमें वो सारे कॉपर प्लेट रखे हुए थे जिससे वो लोगों ने वो सारे पैसे प्रिंट किए थे। इरिस उन प्लेट्स को देखती है। वो कहती है मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये एम्परर की तिजोरी है। वो उस तलवार को ऊपर उठाते हुए कहती है तुमने मुझे यहाँ लाया है ताकि मैं अपने मेल लीड को बचा सकूं, तो मेरी मदद करो। वो तलवार उठाकर उस बॉक्स के अंदर मारती है और कहती है इस बार मेरी मदद करो। वो प्लेट टूट जाती है। वो लोगों ने इस प्लेट के जरिए इतने सारे बिल्स और पैसे बना दिए थे कि ये प्लेट्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके थे। इरिस के मारने पर वो प्लेट टूट जाती है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं चैप्टर 6 में।